जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन किंग बीहुआंग की बात मान जाता है और बीहुआंग डीमन टावर में सभी मंजिलों को पार करने के लिए चला जाता है और इसको सभी लोग लाइव दिखा रहे होते हैं। तभी तभी बीहुआंग आखिरी मंजिल पाता है और उसको लगता है कि वहाँ डीमन किंग नहीं होगा, लेकिन वहाँ डीमन किंग आ जाता है और ये देखने के बाद बीहुआंग भी काफ़ी शौक होता है। और ये सब देख के डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर और हुआंग परिवार के एल्डर दोनों ही काफ़ी शौक होते हैं और अब किसी को नहीं लगता कि बीहुआंग बच पाएगा और डीमन किंग को कोई मार पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बीहुआंग वो हार नहीं मानता और डीमन किंग पे अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग अपने पावर से बीहुआंग का अटैक उसी की तरफ कर देता है और डीमन किंग बीहुआंग का काम वहीं तमाम कर देता है और बीहुआंग वहीं खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ डीमन किंग के पास तीनों ट्रेजर पहुंच जाते हैं और ये सब देखने के बाद सभी लोग काफ़ी शौक में आते हैं। और उसके बाद असली डीमन किंग कहता है कि मैं वो तीनों ट्रेजर वापस ला सकता हूँ, लेकिन डीमन किंग को हरा नहीं सकता। लेकिन इसे सुनने के बाद डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर कहता है नहीं, हम ये जोखिम नहीं उठाएंगे और डीमन किंग को बताते हैं कि हमने ड्रैगन टीम को चौथे ट्रेजर को ढूंढने के लिए भेजा है। तभी वहाँ खबर आती है कि ड्रैगन टीम के कमांडर, जिसका नाम यान गो होता है, वो चौथे ट्रेजर को पता करके आ चुका है। और ये सुनने के बाद डीमन हंटर गिल्ड का कमांडर काफ़ी खुश होता है और वो जाने के लिए तैयारी करते हैं। और दूसरी तरफ हुआंग परिवार को एक खबर मिलती है कि यानगू ने उनकी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि वो अब किसी और से प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है। और दूसरी तरफ डीमन किंग सोचता है कि अब ठंड का मौसम आ चुका है, अब वो भविष्यवाणी साबित होने वाली है। आखिर अब कौन नायक पैदा होगा जो मुझे मारेगा। अब दोस्तों उसके आगे तभी वहाँ पे हुआंग परिवार का एक हंटर आता है, कहता है कि एल्डर एल्डर लगता है कि यांगू वापस आ गया है और वो अपने साथ किसी लड़की को भी लेके आया है। और ये सुनने के बाद हुआंग परिवार के एल्डर वो काफ़ी गुस्से में आता है, कहता है कि उसकी उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी मामूली लड़की के लिए मेरी बेटी सान हुआंग का रिश्ता ठुकराने की। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ यानगू आता है और कहता है कि अरे हुआंग परिवार के एल्डर प्लीज़ आप गुस्सा मत करिए, वैसे भी मोनी और मैं सिर्फ एक दोस्त है, मैंने उसकी जान बचाई है, इसीलिए मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। और दोस्तों इस लड़की का नाम मोनी होता है। और उसको देखने के बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ काफ़ी खुश होती हैं, कहती हैं कि अरे ये तो ड्रैगन टीम का कमांडर यानगू है, ये तो काफ़ी बहादुर और काफ़ी प्रसिद्ध है और ये काफ़ी खानदानी परिवार से भी है और इसकी स्माइल देखो कितनी अच्छी है। तभी तभी मोनी कहती है कि कमांडर आपका धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। और मोनी को देखने के बाद सभी लड़कियां काफ़ी गुस्से में होती हैं, कहती हैं क्या आखिर ये कौन लड़की है जो यांगू के बगल में खड़ी है, मेरा तो दिल ही टूट गया, इसको मर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि सभी लड़कियां यांगू को काफ़ी पसंद करती है। और सब देखने के बाद मोनी सोचती है कि चाहे यांगू इस गेम का मेन किरदार होगा। और हम देखते हैं कि मोनी के पास एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम बताता है कि यांगू उसको फंसाना आसान है, उसका लेवल मध्यम है और वो पावरफुल भी है, तुम उसको अपने जाल में फंसा सकती हो और उसका चार्म 70% तुम पे काम कर रहा है। और उसके बाद यांगू कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। तभी तभी मोनी कहती है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और वो मन में सोचती है कि कितना बेवकूफ़ है। तभी तभी मोनी की नज़र डीमन किंग पे पड़ती है और वो सोचती है कि ये कौन है। और वो अपने सिस्टम से डीमन किंग के बारे में जानकारी निकालती है और उसका सिस्टम बताता है कि ये ये हंटर कोई मामूली हंटर नहीं है और इसका स्तर पता लगाया नहीं जा सकता और ये काफ़ी खतरनाक होगा। लेकिन आपको हम इतना बता सकते हैं कि ये यांगू से कई गुना पावरफुल है। और ये सब सुनने के बाद मोनी सोचती है कि सचमुच ये तो वही किंग फैन है ना, जिसके बारे में मैंने सुना है, और ये यांगू से भी कई गुना पावरफुल है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। और मोनी का सिस्टम बताता है कि ये काफ़ी दुखी है, आप इससे अच्छी अच्छी बातें कर सकती हैं और आप इनको अपने चाम के जाल में फंसा सकती हैं। और ये सब सुनने के बाद मोनी सोचती है कि चाहे ये जो भी हो, मैं इसको अपने चाम के जाल में फंसा लूँगी और अपने पैरों में ले आऊँगी। और दूसरी तरफ हुआंग परिवार का एल्डर वो काफ़ी गुस्से में होता है, कहता है कि यांगू
तुम काफ़ी फेमस हो गए हो, इसीलिए तुम मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराना चाहते हो इस मामले लड़की के लिए। यहाँ किसी से भी पूछ लो, मेरी बेटी ईशान इस मामले लड़की से कई गुना अच्छी और ख़ानदानी है। और ये सब सुनने के बाद हमको कहता है कि आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, आपकी बेटी में आखिर है क्या जो उसे कोई पसंद करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मोनी जो डीमन किंग की तरफ बढ़ती है, कहती है कि अरे हमें माफ़ कर दीजिए, लगता है कि आप किंग फैन हैं और हमारे शोर से आप कहीं परेशान तो नहीं हो गए हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। और ऐसा बोलने के बाद मोनी सोचती है कि इतनी मधुर आवाज़ और प्यारी मुस्कान देख के तो कोई भी लौंडा फिसल जाएगा, इसको तो अब मेरे प्यार में गिरना ही होगा। और दूसरी तरफ डीमन किंग कहता है कि नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तुम बोल रही हो बकवास करना बंद करो। और डीमन किंग सोचता है कि ठंड का मौसम आ गया है, क्या नायक अब मेरे सामने आने वाला होगा। और डीमन किंग का जवाब सुनने के बाद तो मोनी काफ़ी शौक में जाती है। और ये सब देखने के बाद यान को कहता है कि किंग फैन, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम ऐसी बात किसी लड़की से नहीं कर सकते। और मैंने सुना है कि तुम्हारे टीम का एक हंटर था ना, जिसका नाम कहीं 13 नंबर था, उसने गॉड्स के गेट को तबाह कर दिया और इंसानियत पे एक दाग लगा के चला गया, वो तो तुम्हारी टीम का ही था ना। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि वाह, कितना वफादार कुत्ता है, काफ़ी जल्दी भूखने लगा। और डीमन किंग सोचता है कि क्या ऐसे मामले लोगों को भी मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और ऐसा सुनने के बाद मोनी काफ़ी गुस्से में होती है और सोचती है कि किसी लड़के ने मुझसे आज तक ऐसी बात नहीं कही, और ये बात तब की है जब मैं उस स्कूल में थी, सबसे निचले जात की थी, मेरे पास न धन दौलत न माता पिता, मैं अनाथ थी और न कोई कौशल था मेरे पास था तो सिर्फ खूबसूरती, लेकिन ये मेरे लिए कोई वरदान नहीं, श्राप था। इसके लिए लोग मुझे बुली और परेशान करते थे और मैंने अपने आप को भी खो दिया। लेकिन मुझे वो दिन याद है जब मुझे वो फ़ोन मिला और उसमें लिखा था कि क्या आप एक नया गेम खेलना चाहते हैं, प्यार का गेम, और आप इस गेम की मदद से किसी को भी अपने प्यार के जाल में फंसा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वही करना होगा जो आपको बताया जाए। और आखिरकार मुझे एक ताकत मिली जिसकी मदद से मैं वो कर सकती हूँ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और मैं धीमे धीमे उन लोगों को अपने पैरों में ले आई जो कभी अपने नाम पे उड़ते थे, और मैं सभी के दिलों में राज करने लगी। और धीमे धीमे ये काफ़ी मज़ेदार हो गया और मुझे काफ़ी सारे इनाम भी मिला। लेकिन किंग फैन, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे नज़रअंदाज किया है। मैं तुम में और भी दिलचस्पी लेने लगी हूँ और मैं तुम्हें एक न एक दिन अपने जाल में फंसा के रहूँगी और अपने पैरों में गिरा के रहूँगी, और इसके लिए मुझे और भी इनाम मिलेगा। और उसके बाद मोनी यागू के पास आती, कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए आप दोनों आपस में ना लड़े, और वैसे भी आप दोनों ही हंटर हैं जो डीमन के खिलाफ लड़ने वाले हैं, और चौथे ट्रेजर को लाने के लिए आप दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, प्लीज़ आपस में मत लड़िए। और मोनी सोचती है कि एक बार किंगमैन हमारे साथ उस ट्रेजर को लेने के लिए साथ चले, उसको हराना और भी आसान हो जाएगा। और उसका सिस्टम बताता है कि अब यागो के प्रति तुम्हारा स्नेह 2% और बढ़ गया है, अब स्नेह का स्तर 72% हो चुका है। और उसके बाद यागो कहता है कि मोनी, तुम्हारा दिल तो सचमुच बहुत बड़ा है, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात की है, फिर भी तुम इसके बारे में सोच रही हो, और वैसे भी इसके साथ टीम बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार हम आराम कर ले, उसके बाद उस ट्रेजर को लाने के लिए हम दोनों साथ चलेंगे। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। और डीमन किंग सोचता है कि एक बार तुम वो ट्रेजर लेके आओ, मैं तुम्हें ख़त्म करके वो ट्रेजर छीन लूँगा। और ये सब होने के बाद मोनी का सिस्टम बताता है कि किंग फैन को तुम्हारे प्रति स्नेह का स्तर 0 है। और ये सब देखने के बाद मोनी काफ़ी शौक में आती है और सोचती है कि नहीं, ये नामुमकिन है, आज तक मैंने जिन भी लड़कों को फंसाया है मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ, क्या इसके अंदर रोमांस के लिए कोई भावना ही नहीं है।
और दूसरी तरफ डीमन हंटर गिल्ड के कमांडर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और वैसे भी यागो, तुमने जो चौथे ट्रेजर के बारे में जानकारी दी है वो एक पावरफुल डंजन के अंदर है जो ट्रिपल एस रैंक का है। और संभव ये भी है कि उसके अंदर डीमन और गॉड्स के बारे में जानकारी भी हो सकती है। इसलिए अगर हमें वो ट्रेजर नहीं भी मिला तो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल पाएगा। और वैसे भी यागो, तुमने चौथे ट्रेजर के बारे में जानकारी लाई है और किंग फैन, तुम तीनों ट्रेजर को वापस ला सकते हो। इसीलिए तुम दोनों को एक साथ मिलके यह मिशन पूरा करना होगा और तभी ही मैं तुम्हें ये मिशन दूंगा, समझे। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि क्या, डीमन और गॉड्स के बारे में जानकारी, ये तो काफ़ी अच्छी बात हो गई। और मैं जान भी पाऊंगा कि आखिर वो कौन है जो मुझे उस बर्फ में ख़त्म करेगा। और डीमन किंग कहता है कि और इसके बाद डीमन किंग कहता है कि मैं तैयार हूँ आपकी बात मानने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए। और ये सुनने के बाद यागो कहता है कि अरे किंग फैन भाई, तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि तुम इतने दयालु हो गए, लेकिन ठीक है, मैं भी आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, मोनी मेरे साथ चलेगी। और ये सब सुनने के बाद वांग परिवार के एल्डर जो यागू का गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ने की। तुमने उसके साथ सगाई की है और अब तुम किसी और लड़की के साथ घूमना चाहते हो। मैं इस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, समझे कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सान आती है, कहती है कि पिताजी, आप इसके लिए क्रोधित मत होइए। मैं वैसे भी सांगू से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भी इस मिशन में इन लोग के साथ जाना चाहती हूँ। और ये सब सुनने के बाद वांग परिवार का एल्डर कहता है कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, इस धोखेबाज से अभी भी इतना प्यार करती है कि इसके साथ जाना चाहती है। और ये सब सुनने के बाद यागू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो, इसीलिए मुझे हासिल करने के लिए मेरे साथ चलना चाहती हो। और ये सुनने के बाद सान कहती है कि बकवास करना बंद करो, तुम पहले भी बेवकूफ़ थे, अभी भी बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारे लिए इस टीम में नहीं आ रही हूँ, मैं किंग फैन के लिए इस टीम में आना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि किंग फैन के साथ इस मिशन में मैं उसका साथ दूँ और उसके साथ मिल के लड़ाई लड़ूँ, समझे कि नहीं। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन अपने इस प्रेम के जाल में मुझे मत फंसाओ। और टीम में जिसको भी आना है वो आ सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो हम अब चले। और ये सब देखने के बाद यागो कहता है कि सान, मैं तुम्हें तो अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम कितनी चालाक हो, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इतने साल से तुम मेरे पीछे पड़ी थी और तुम तो किंग फैन से कभी मिली भी नहीं थी ना, तो अचानक अब उसके पीछे क्यों पड़ रही हो। और ये सब देखने के बाद हुआंग परिवार का कहता है, अरे मेरी बेटी, तुम कुछ समय पहले तो काफ़ी बीमार थी और तुम्हारा बुखार तो काफ़ी ज़्यादा था, कहीं उस बुखार की वजह से तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। और ये सब देखने के बाद मोनी सोचती है कि किंग फैन, सचमुच तुम काफ़ी लोकप्रिय हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो। और उसके बाद सान कहती है कि आप लोग बकवास करना बंद करिए, मैं किंग फैन के टीम में आना चाहती हूँ और उनका साथ देना चाहती हूँ और उनके टीम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बनना चाहती हूँ। और सान मन में सोचती है कि मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, मेरी आत्मा ही बदल दी गई है। मैं पृथ्वी से आई एक लड़की हूँ। एक दिन मैं एक कॉमिक बुक पढ़ रही थी, तभी अगले दिन जब मैं सो के उठी तो मैं उस कॉमिक बुक के अंदर एक किरदार के रूप में आ गई थी। और मुझे पता है कि इस कॉमिक बुक का मेन किरदार डीमन किंग है और डीमन किंग कोई और नहीं, किंग फैन है। इसीलिए मुझे उसके साथ ही चिपक के रहना होगा। और उसके बाद अगले दिन का सीन होता है जब हम देखते हैं कि यागू चौथे ट्रेजर को लाने के लिए जाने वाला होता है और उसको जाने से पहले सभी लड़कियां काफ़ी विशेष देती हैं, कहती हैं कि आप काफ़ी बहादुर हंटर हैं और हमें उम्मीद है कि आप चौथे ट्रेजर को ढूंढ लाएंगे, हम आपके साथ हैं। और ये सब देखने के बाद यागू कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि आप सभी मेरा साथ देना चाहते हैं और मुझे इतने सारे विशेष देने। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं वो ट्रेजर ढूंढ लाऊंगा आप लोगों के लिए। और ये सब दूर से गाँव देख रहा होता है और कहता है कि
ये क्या खास है, और वैसे भी हंटर बनना आसान नहीं है। लेकिन किसी हंटर का फैन क्लब होना भी ठीक नहीं है। ये यागो तो सिर्फ एस रैंक का है, फिर भी लोग उसे इतना पसंद करते हैं। उसकी शक्ल तो बस अच्छी है। और दूसरी तरफ हमारे कप्तान किंग फैन, सिर्फ 13 नंबर की वजह से ही लोग उन्हें इतना नापसंद करते हैं। अभी तो काफ़ी लोग उन्हें मारने की धमकी भी दे रहे हैं, और कुछ लोग का ये भी मानना है कि हमारे कप्तान वो डीमन किंग है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। और ऐसा सुनने के बाद जिया कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार हमारे कप्तान चौथे ट्रेजर को ढूंढ लाए तो फिर से सभी लोग उन्हें पसंद करेंगे। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस टीम का असली कैप्टन तो यागो ही है, हम सब उसके साथ बस जा रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद जिया कहती है कि कप्तान प्लीज़ आप चिंता मत करिए, और मैंने देखा है कि आप अपने खाने पीने पे अच्छे से ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैंने आपके लिए यह कुकीज़ बनाए हैं। अगर आपको रास्ते में भूख लगे तो प्लीज़ इसे खा लीजिए। और सब देखने के बाद डीमन की कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद। और दूसरी तरफ याली कहती है कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं है, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ सोने से भरे हुई ये थैली ही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे खर्च करने में आप संकोच नहीं करेंगे। और उसको देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि सचमुच मेरे पास इंसानी दुनिया में खर्च करने के लिए वैसे भी पैसे बहुत कम है, मुझे बहुत दिक्कत आती है। और दूसरी तरफ लियान कहता है कि कैप्टन, मैं जानता हूँ कि आपके पास फ़ोन नहीं है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये फ़ोन लाया है। आप हमेशा ही हमसे संपर्क करने में पीछे रह जाते हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इसकी मदद से हम आपसे अच्छे से और सही से संपर्क कर पाएंगे। और उस फ़ोन को देखने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ये टीन का डिब्बा, अभी भी इसका इस्तेमाल करना मुझे सही से नहीं आता, मैं क्या करूँगा। और सभी लोग मिल के कहते हैं कि कैप्टन आप अपना ध्यान रखिए, हम आपके लौटने का इंतज़ार करेंगे, आपके घर में सही सलामत वापस आइए। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग भी सोच में पड़ जाता है, और जाते हुए सोचता है कि क्या ये लोग मेरा इंतज़ार करेंगे, घर लौटने का कितना अजीब है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर एटलस को देखते हैं, जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरे पास सभी की जानकारी है और कौन कौन लोग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा लगता है कि जितने भी हंटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ये एटलस उन सभी सिस्टमों को काबू करता है। और वो कहता है कि मैं वर्तमान को काबू करता हूँ और सभी जानकारी मेरे पास है, हर हंटर, हर व्यक्ति की। और हम देखते हैं कि एटलस जो मोनी का सिस्टम काबू करते हुए कहता है कि एक बार मुझे सभी अंक मिल जाए तो मेरा प्लान शुरू हो जाएगा। और वैसे भी अब कुछ ही सिस्टम बचे हैं। तभी 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, और मोनी अपने फ़ोन को देखते हुए सोचती है कि फ़ोन ने उसको एक नया मिशन दिया है और उसको बताया है कि अभी भी आपने किंग फैन के ऊपर अपना चाम नहीं किया है और आपका लेवल सिर्फ 0 ही है। अगर आपने किंग फैन को अपने कब्ज़े में कर लिया तो आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, आपको जल्द से जल्द ये मिशन पूरा करना होगा। और ये सब देखने के बाद मोनी काफ़ी खुश होती है और सोचती है कि सचमुच सिस्टम ने आज तक मुझे ऐसा मिशन कभी नहीं दिया और इतना उत्तेजित कभी नहीं बना। लगता है कि इनाम काफ़ी अच्छा होगा, मुझे किंग फैन को अपने कब्ज़े में करना ही होगा। और हम देखते हैं कि डीमन किंग ये सब देखने के बाद सोचता है कि ये दोनों लड़कियां आखिर अपने फ़ोन में क्या घूर रही हैं, आखिर क्या खास है इनके फ़ोन में। तभी डीमन किंग का सिस्टम बताता है कि मास्टर, इस लड़की मोनी के पास भी आपकी तरह ही कोई सिस्टम है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि मुझे लगा ही था कि इसके पास कुछ न कुछ ज़रूर है, और इस लड़की के पास। और डीमन किंग का सिस्टम बताता है कि नहीं मास्टर, इस लड़की के पास कोई सिस्टम नहीं है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, और इसके व्यक्तित्व में इतना बदलाव क्यों आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर जो आत्मा है वो किसी और दुनिया की है। और ये सुनने के बाद डीमन किंग का सिस्टम कहता है कि मास्टर, सचमुच आप काफ़ी जानकार हैं। तभी हम देखते हैं कि सान, जो अपने फ़ोन में देख के काफ़ी खुश हो रही होती है और सोचती है कि सचमुच जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ ये फ़ोन भी मेरे साथ आया है, और ये फ़ोन का सर्वर अभी भी डाउन नहीं हुआ है, हमेशा नए एपिसोड आते रहते हैं, और मैं जब तक इन सभी एपिसोड को देख रही हूँ मैं अपडेट रहूँगी और मुझे भविष्य का भी ज्ञान रहेगा। सचमुच
मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक समय ऐसा था कि जब मैं इस कॉमिक को बहुत पसंद करती थी और इसके मेन कैरेक्टर को भी काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन अब मैं इस कॉमिक बुक के अंदर हूँ और मैं अपने कैरेक्टर जिसे मैं पसंद करती थी उसके साथ काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। आई लाइक यू डीमन किंग। तभी हम देखते हैं कि सान जो डीमन किंग से टकरा जाती है, कहती है ये डीमन किंग सचमुच काफ़ी खतरनाक है, ये तो इंसान के अंदर के सोल को भी खत्म कर देगा, मुझको इससे संभल कर रहना होगा। और सान डरते हुए कहती है अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। और वो मन में सोचती है कि अगर मैंने डीमन किंग का विश्वास नहीं जीता तो मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी जल्दी ही मारी जाऊंगी। और ये सब देखने के बाद यागो सोचता है कि ये सान ऐसी तो नहीं थी, ये अचानक इतनी बदल क्यों गई। ये काफ़ी गुस्सेल और काफ़ी डरावनी थी, लेकिन अब ये काफ़ी शांत और काफ़ी प्यार से बात कर रही है। चलो कोई बात नहीं, ये वैसे भी मेरे टीम की है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। तभी यागू कहता है कि हे किंग फैन, अरे यार तुम इतने अच्छे इंसान हो, प्लीज़ ऐसे लड़कियों से बात मत करो यार। तभी दोनों लड़कियां कहती हैं बकवास करना बंद करो। और ये सब सुनने के बाद यागू कहता है क्या, अरे यार मैं तुम लोग का कैप्टन हूँ, प्लीज़ मेरी बात तो मानो। लेकिन यागू देखता है कि उसकी बात तो कोई भी नहीं सुन रहा है। और हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां डीमन किंग को मक्खन लगा रही हैं। और मोनी कहती है कि आपको गर्मी में काफ़ी पसीना आ रहा है, क्या मैं आपका पसीना पोंछ दूं। और दूसरी लड़की सान कहती है कि आपको लगता है कि काफ़ी प्यास लग रहा होगा इस गर्मी में, आप मेरा पानी पी लीजिए। और हम देखते हैं कि डीमन किंग सख्त लौंडे की तरह कहता है मुझे मुझे तुम दोनों से मतलब नहीं है और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद दोनों लड़कियां काफ़ी खुश होती हैं, कहती हैं कि सचमुच ये कितना निडर है। और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब देखने के बाद यागो काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा कप्तान हूँ, कम से कम मेरी तो बात सुनो। और यागो सोचता है कि आखिर मोनी को क्या हो गया है, और वो किन फैन के साथ इतना क्यों घूम रही है। तभी तभी वो लोग अपने सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा देखते हैं। और उसको देखने के बाद यागो कहता है कि ये वही जगह है जिसको हमने ढूंढा है और एल्डर एटलस की मदद से ये डाटा हमें मिला था। और आखिरी बार वो चौथा ट्रेजर यहीं दिखा है, यही वो ट्रिपल एस रैंक डंजन में जाने का रास्ता है। और ये कई सालों में सिर्फ एक ही बार खुलता है और ये 10 सेकंड बाद हमें दिखने वाला है। और ये सब देखने के बाद मोनी कहती है क्या ये गड्ढा, हमें नहीं लगता कि यह गड्ढा कोई ट्रिपल एस रैंक डंजन का गेट है, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है। और ये सब देखने के बाद सांग वो काफ़ी खुश हो रही होती है, सोचती है कि सचमुच किसी कॉमिक को पढ़ना और उसी कॉमिक में किसी मिशन में भाग लेना काफ़ी दिलचस्प है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। और दूसरी तरफ यागू कहता है कि मुझे यकीन है कि ये वही जगह है, काफ़ी समय से मैं इस जगह को ढूंढ रहा था। और वैसे भी इस जगह को वर्ल्ड रिवर्सल भी कहा जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि आज से हज़ारों साल पहले एक हंटर था जिसने 10 ट्रेजर को यहीं एक साथ लाया था और वो अचानक गायब हो गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस जगह पे अंतरिक्ष केंद्र बिंदु भी मौजूद है। और मैं काफ़ी समय से इस जगह की जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ और आज रात ही वो होने वाला है। और वो गिनती गिनता है 4, 3। तभी ये सब डीमन किंग देख रहा होता है और सोचता है कि आखिर इस जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे कैसे हुए। तभी यागो कहता है 2, 1। तभी डीमन किंग को काफ़ी हैवी प्रेशर महसूस होता है और वो आसमान में देखता है, कहता है ये तो उल्का पिंड है, ये कैसे हो सकता है। और वो लोग देखते हैं कि ये तो उल्का पिंड की बारिश हो रही होती है और उसकी वजह से चारों तरफ धमाके हो रहे होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।